हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हमारा सेशन यूनिट 10। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारा अभ्यास बैच डेडिकेटेड है। हमारा जो आईटीआई प्रिंसिपल का हमारा एग्जाम होता है, सॉरी जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो हमारा बैच है डेडिकेटेड आईटीआई प्रिंसिपल, जो कि हमारी 21 सितंबर को होने वाली है, तो उसके प्रैक्टिस सेशन जो आपके हैं सारे के सारे लाइव आपके चल रहे हैं। और आज के सेशन के अंदर हम फिर से यूनिट 10 जो हमारी है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो हमारा मिसलेनियस टॉपिक था, जिसके अंदर हमने मटेरियल जो हमारे हैं जैसे ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, इसके क्वेश्चंस को अपन ने सॉल्व किया था। ऐसे ही एक नया टॉपिक आपका जो है उससे भी आपके जो क्वेश्चंस हैं, मतलब वो भी एक मिसलेनियस की कैटेगरी में मैंने डाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो बिल्डिंग बाय लॉ, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम बिल्डिंग बाय लॉ को कवर अप करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाए, ठीक है, जल्दी से सभी लोग आपको लाइव आ जाए। हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। चलो करते हैं स्टार्ट। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द प्लानिंग ऑफ टू और मोर रिलेटेड रूम्स इन प्रोक्सिमिटी ऑफ ईच अदर टू मिनिमाइज द लेंथ ऑफ सर्कुलेशन एंड इंप्रूव द कंफर्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन आपका है ये पर्टिकुलर आपका किस टॉपिक से आया हुआ है। बिल्डिंग प्लानिंग जो आपका होता है, तो बिल्डिंग प्लानिंग में आपसे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का ये क्वेश्चन है, जहां पे बोला जा रहा है कि अगर हम दो या दो से अधिक रिलेटेड रूम जो हमारे हैं, अगर हम एक दूसरे की प्रोक्सिमिटी में इनको रखें, तो जो लेंथ ऑफ सर्कुलेशन आपका होगा वो आपका यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा, साथ ही साथ कंफर्ट आपका यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। आप इसको क्या बोलते हो? एस्पेक्ट हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ग्रुपिंग हो गया और लूमिनेस आपका हो गया, ठीक है। तो सिंपल से अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की, तो आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला, प्लानिंग ऑफ टू और मोर रिलेटेड रूम इन प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी में दो या दो से अधिक रूम की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ग्रुपिंग हो जाएगा, ठीक है। आंसर जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे ग्रुपिंग आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। रहेगा याद, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल सकता है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, आप देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है द सेटिंग ऑफ प्लान of the building on its site with reference to the direction is known as, मतलब डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आपका जो बिल्डिंग साइट है, ठीक है, उसके प्लान को आप सेट कर रहे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन आप देखोगे लिखा हुआ है सेट, आउटिंग, प्लानिंग, ड्राइंग। लेकिन यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन से समझो, रेफरेंस टू द डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हम रेफरेंस टू द डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, इस चीज को हम ओरिएंटेशन बोलेंगे। हम अपने प्लान का क्या कर रहे हैं, ओरिएंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा, वो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ओरिएंटेशन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, ओरिएंटेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है हेडरूम इन अ स्टेयरकेस शुड नॉट बी लेस देन इन मीटर, ठीक है। मतलब आपको स्टेयरकेस का हेडरूम आपको बताना है, ठीक है। हेडरूम से आप चीजों को समझो, यहाँ पे यहाँ से आपसे जो है वो आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जैसे हम सीढ़ियों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके की आपकी स्टेप्स होती हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपकी स्टेप्स होती हैं। इसी तरीके से स्टेप्स आपकी आगे बढ़ती जाती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आप यहाँ पे क्या हो रहे होगे, ठीक है भैया, डायग्राम देख के हंसना मत बस, ठीक है। आप क्या कर रहे होगे, आप इस तरीके से मूव कर रहे होगे, ठीक है। तो हेडरूम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हेडरूम का मतलब क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे हेडरूम है, ठीक है। तो ये आपको कितना मिलना चाहिए, जैसे अभी आप यहाँ पे हो इतना मिल रहा है, फिर आप यहाँ पे पहुंचोगे तो कितना मिलना चाहिए, यहाँ पहुंचोगे तो कितना मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हेडरूम जो आपका है वो हेडरूम आपका यहाँ पे कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, डायरेक्ट याद रखना, ये बिल्डिंग बाय लॉ का आपका क्वेश्चन है, और डायरेक्ट आपको बिल्डिंग बाय लॉ के अंदर इसकी वैल्यू देके रखी हुई है
कि आपको कितना लेना है, आपको 2.1 लेना है। 2.1 मीटर आपका यहाँ पे हेडरूम आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेयरकेस के लिए आपका जो हेडरूम रहेगा वो हेडरूम आपका यहाँ पे 2.1 आ जाएगा। ठीक है, तो हेडरूम कितना होता है, 2.1 आपका यहाँ पे हेडरूम रहने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो बढ़ते हैं आगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, और आगे बात करें अपन, तो आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग द विड्थ ऑफ डोर शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, हम एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर जो डोर हमारा होगा, उस डोर की जो विड्थ होगी वो हमारी क्या नहीं होना चाहिए, किससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट फैक्चुएट डेटा है, इसमें समझाने जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट फैक्चुएट डेटा है जो कि आपके बायलॉज बोलते हैं। बायलॉज बोलता है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर जो विड्थ ऑफ डोर आपका होगा वो आपका 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए आपका, 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एलिवेशन एंड जनरल प्लानिंग ऑफ द बिल्डिंग इज नॉन एज। आप इसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे भाई। यहाँ पे एलिवेशन, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपना घर बनाया और आपने बड़ा जबरदस्त एलिवेशन बनाया हुआ है। ठीक है, क्या किया हुआ है आपने, बड़ा जबरदस्त आपने एलिवेशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप इस चीज को क्या बोलोगे, हाँ बता सकते हो, सिंपल सा है, इजीली आप बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आ जाएगा, एलिगेंस, प्रोस्पेक्ट, रूमिनेस, एस्पेक्ट। ठीक है, तो एलिवेशन जो इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करता है उसको बोला जाता है एलिगेंस। क्या बोला जाता है, एलिगेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलिगेंस आपका बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, एलिगेंस आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर अपन मूव करें, तो अगला क्वेश्चन आपका है, द सेटबैक डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर रियर ऑफ द बिल्डिंग। जो आपका बिल्डिंग होता है उसका जो रियर साइड आपका होता है, तो रियर साइड के लिए आपका जो सेटबैक डिस्टेंस आपका होगा, तो वो सेटबैक डिस्टेंस आपका कितना होना चाहिए। तो सेटबैक डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो सेटबैक डिस्टेंस आपका होता है 1.50 मीटर। कितना होता है आपका, 1.50 मीटर आपका होता है सेटबैक डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डायरेक्ट याद रखना है, और डायरेक्ट फैक्चुएट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लिख के ले लो भाई ये। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, बाय लॉस के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपको अभी हेडरूम की बात की थी ना, हेडरूम वाला जो क्वेश्चन अभी अपन ने सॉल्व किया, तो वो हेडरूम वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेडरूम वाला भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बाय लॉस में इंपोर्टेंट है। एक आपका फार का आता है, ठीक है, FAR वाला, वो भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनबीसी। एनबीसी का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है। ठीक है, तो जो बिल्डिंग बाय लॉ आपके बनते हैं ना, वो एनबीसी को ही फॉलो करते हैं, और डायरेक्ट इसका आंसर आपका आ जाएगा, एनबीसी आपका नेशनल बिल्डिंग कोड कहलाता है। क्या कहलाता है, एनबीसी, एनबीसी आपका नेशनल बिल्डिंग कोड कहलाता है। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है वो आपका आ जाएगा एनबीसी, नेशनल बिल्डिंग कोड। अब नेशनल बिल्डिंग कोड की बात करें, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, कि अभी एनबीसी जो यूज हो रहा है वो आपका 216 हो रहा है। ठीक है, 2016, 216 बोल रहा हूं मैं, 2016। ठीक है, एनबीसी 2016 ये आपका यूज हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें कोई भी अपडेशंस नहीं है, 2016 आपका चल रहा है। ठीक है, 2005 में आया था, उसके बाद 16 आपका ये चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगला भी हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा क्वेश्चन है, विच इज नॉट इंक्लूड इन द बिल्डिंग कोड। बिल्डिंग कोड के अंदर किसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ये पूछा गया है। मैकेनिकल इंटीग्रिटी, सेफ्टी, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सेफ्टी को भी इंक्लूड किया गया है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को भी इंक्लूड किया गया है। इंक्लूड नहीं किया गया है तो बस प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिल्डिंग कोड का काम नहीं है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, बिल्डिंग कोड का काम नहीं है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
सी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, सर्कुलेशन इन अ बिल्डिंग इज ऑफ टाइप। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो बिल्डिंग के अंदर जो आपका सर्कुलेशन होता है, क्या होता है, जो आपका सर्कुलेशन होता है मोस्टली आपका टू टाइप्स का होता है। ठीक है, तो बिल्डिंग के अंदर जो सर्कुलेशन आपका होगा वो आपका सर्कुलेशन क्या होगा, टू टाइप का सर्कुलेशन होगा। ठीक है, कितने टाइप का होगा, टू टाइप का होगा। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे आंसर इसका मार्क कर देते हैं कि भैया इसका आंसर जो है वो आंसर क्या आएगा, टू टाइप का आपका सर्कुलेशन। क्या आ जाएगा आपका, टू टाइप का सर्कुलेशन आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज आपको याद रखना कि ये टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। तो टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन के अंदर आपका आ जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा वर्टिकल सर्कुलेशन, एक तो आपका वर्टिकल सर्कुलेशन हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। ठीक है, अब वर्टिकल सर्कुलेशन की अगर बात करें तो वर्टिकल सर्कुलेशन के अंदर जैसे कि अगर अपन बात करें तो वर्टिकल में जैसे आपका स्टेयर हो गया, तो स्टेयर केस आपका हो गया, लिफ्ट आपकी हो गई, तो ये सब आपके वर्टिकल सर्कुलेशन में आते हैं। और हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन जो आपका होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन के अंदर आपका जैसे पैसेज हो गया, लॉबी हो गई, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन आप ऐसा भी बोल सकते हो, एक कमरे से आप दूसरे कमरे के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, एक ही फ्लोर पे आपका मूवमेंट हो रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया। जब आप फ्लोर को चेंज करोगे तो वो आपका यूज होता है वर्टिकल सर्कुलेशन में। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन आप देखो, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट्स अबाउट ऑफ द टोटल प्लान एरिया ऑफ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। मतलब एक टोटल रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया जो आपका होता है वो कितना होता है। फैक्चुएट सीधा सीधा आपको यहाँ पे डेटा पूछा है कि कितना आप यहाँ पे टिक मार्क करने वाले हो आंसर, तो सीधा सीधा आप कर देना 20 to 25%। 20 से 25% जो एरिया आपका होता है वो टोटल आपका जो प्लान एरिया है रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, उसका 20 to 25% हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया आपका होगा। क्या होगा आपका, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मैं आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जिनकी संभावना है एग्जाम के अंदर आने की। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं अपन, एरिया ऑफ द वर्टिकल सर्कुलेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट्स अबाउट ऑफ द टोटल प्लान एरिया ऑफ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब वर्टिकल सर्कुलेशन की बात की गई है कि भैया वर्टिकल सर्कुलेशन जो आपका है, वर्टिकल सर्कुलेशन के लिए आपका कितना एरिया होगा। अब वर्टिकल सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पे स्टेयर और लिफ्ट की बात हो जाती है, तो स्टेयर और लिफ्ट के लिए आपका कितना एरिया होगा, हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में तो कम ही होगा ना, हाँ होगा ना कम। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 8 to 10%। ठीक है, 8 से 10% जो एरिया होता है वो हम वर्टिकल सर्कुलेशन के अंदर एरिया को यूज करते हैं। कितना करते हैं, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन इज सुटेबल फॉर किचन। ठीक है, किचन के लिए आपकी कौन सी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपकी सुटेबल होती है। ठीक है, ये प्लानिंग का पार्ट है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये प्लानिंग का पार्ट है, बिल्डिंग प्लानिंग का पार्ट है, ये भी बिल्डिंग बाय लॉ के अंदर आपका आता है। तो किचन के लिए जो आपकी मोस्ट सुटेबल डायरेक्शन होती है वो आपकी साउथ ईस्ट होती है। क्या होती है आपकी, साउथ ईस्ट आपकी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो आगे अपन बात करते हैं, बीआईएम आपसे पूछा है कि बीआईएम का आपका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे बीआईएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, आप बता सकते हो बीआईएम का फुल फॉर्म, सीधे सीधा है आपका। क्या होता है बीआईएम का फुल फॉर्म, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका,
ऑप्शन नंबर ए जो आपका है ये आपका सही हो जाएगा। BIM का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ठीक है, क्या होता है हमारा? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग हमारा होता है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। द पार्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बिलो ग्राउंड लेवल इज नॉन एज। ग्राउंड लेवल के नीचे बिल्डिंग का जो पार्ट होता है, ठीक है, बिल्डिंग का जो पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है? प्लिंथ कहलाता है, सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है, बेसमेंट कहलाता है कि फाउंडेशन कहलाता है? हाँ, तो ग्राउंड लेवल के नीचे आपने देखा होगा कि जैसे आपने किसी का घर बनते हुए देखा होगा ना, तो ग्राउंड लेवल के नीचे कौन सा पार्ट जाता है? ग्राउंड लेवल के नीचे आपका जो पार्ट कंस्ट्रक्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका फाउंडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? फाउंडेशन आपका कहलाता है। और जनरली जो फाउंडेशन आपका होता है ना, टू टाइप ऑफ फाउंडेशन आपका होता है। ठीक है, मेनली अगर बात करें तो हम टू टाइप ऑफ फाउंडेशन को यूज यहाँ पे करते हैं। एक तो हमारा सैलो फाउंडेशन हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारा जो रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डीप फाउंडेशन हो जाएगा। अब सैलो फाउंडेशन में क्या होता है? डेप्थ के कंपैरिजन में अदर डायमेंशंस इसकी ज्यादा होगी, डेप्थ कम होगी, और डीप फाउंडेशन के अंदर आपको डेप्थ ज्यादा देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो डीप फाउंडेशन के अंदर स्पेशली आप पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। ठीक है, पाइल फाउंडेशन का आप यूज करते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर भी आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि BIS जो आपका होता है, BIS का आप फुल फॉर्म बताइए। किसका फुल फॉर्म बताइए? आप BIS का फुल फॉर्म बताइए। तो BIS आपका क्या होता है? सिंपल सा है, सीधा सीधा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, BIS। बीआईएस आपका क्या होता है? बीआईएस आपका होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा सीधा आंसर आपको यहाँ पे टिक करना है। बी ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। What do setback regulation determine in construction? कंस्ट्रक्शन के अंदर जो सेटबैक रेगुलेशन आपका होता है उसको आपको मतलब क्यों करते हो आप ऐसा? ठीक है, सेटबैक रेगुलेशन डिटरमाइन क्यों करते हो आप कंस्ट्रक्शन के अंदर? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस अ बिल्डिंग कैन बी फ्रॉम द प्रॉपर्टी लाइन, the height of the building, the number of floor allowed in a building, the type of material used in construction। ठीक है, तो देखो सेटबैक रेगुलेशन जो आपका होता है, सेटबैक रेगुलेशन जो आपका होता है, ठीक है, तो सेटबैक रेगुलेशन आप किस लिए डिटरमाइन करते हो कि हमारी जो बिल्डिंग है प्रॉपर्टी लाइन से कितनी डिस्टेंस पर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है विच इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग बाय लॉ। ठीक है, आपको बताना है इनमें से बिल्डिंग बाय लॉ का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। सबसे पहला, अलाउज डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमैटिक ग्रोथ ऑफ बिल्डिंग इन टाउन एंड प्रिवेंट हैप्पीजास्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब यहां पे समझो भाई, ये तो बिल्कुल सही बात है। रूल्स और लॉ किस लिए बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं कि एक डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें आपकी। ठीक है, तो बिल्डिंग बाय लॉ को बनाया गया है कि जो बिल्डिंग का डेवलपमेंट हो रहा है एक सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड वे में आपका हो। अदरवाइज अगर लॉ नहीं होंगे, रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो कोई भी कहीं पे भी कैसा भी कंस्ट्रक्शन करना चालू कर देगा। ठीक है, तो पहली चीज जो है वो आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रोटेक्ट सेफ्टी ऑफ पब्लिक अगेंस्ट फायर, नॉइस, हेल्थ हजार्ड एंड स्ट्रक्चरल फेल्यूर, बिल्कुल सही बात है। ये सारे क्राइटेरिया यहाँ पे दिए गए हैं बिल्डिंग बाय लॉ के अंदर। दे प्रोवाइड हेल्थ, सेफ्टी एंड कंफर्ट टू द पीपल हु लिव इन बिल्डिंग, बिल्कुल सही बात है। रेनोवेशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग विदाउट एनी चार्जेस बाय द गवर्नमेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा बिल्डिंग और बिल्डिंग बाय लॉ का, वो हमारा फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है
वो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा था कि कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वो हमने यहाँ पे आंसर दे दिया है कि भाई बिल्डिंग का जो रेनोवेशन आपका होता है विदाउट एनी चार्ज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या पागल है क्या, तुम्हारी बिल्डिंग को फ्री में रिनोवेट कर देगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कंबाइनिंग टू और मोर प्लॉट एज अ सिंगल प्लॉट इज अ कॉल्ड। ठीक है, अगर आप दो या दो से अधिक, अगर आप दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक प्लॉट जो है उसको सिंगल प्लॉट के अंदर कन्वर्ट कर देते हो तो आप उसको क्या बोलते हो? एमलगेमेशन, फ्रंटेज, बाइफरकेशन और बिल्डिंग सेटबैक। तो देखो फ्रंटेज तो होगा नहीं, बाइफरकेशन मतलब कि नहीं होगा, सेपरेशन हो गया, बिल्डिंग सेटबैक, सेटबैक तो डिस्टेंस हो गई है। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपको पहला दिख रहा है ना, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ बिल्डिंग। इनमें से आपको बताना है कि बिल्डिंग कौन सी नहीं है। एजुकेशनल बिल्डिंग होती है, मर्केंटाइल बिल्डिंग आपकी होती है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती है, डोमेस्टिक बिल्डिंग होती है क्या, ये बताओ मेरे को, क्या डोमेस्टिक बिल्डिंग होती है? नहीं होती है भाई। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक बिल्डिंग आपकी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? डोमेस्टिक बिल्डिंग आपकी नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सब डिविजन ऑब्लिक लेआउट प्लान विच सेल बी ड्रॉन ऑन अ स्केल ऑफ नॉट लेस देन। जो हमारा सब डिविजन या फिर लेआउट प्लान होता है, आप सिंपल सा लेआउट प्लान समझो, लेआउट डालने के लिए जो प्लान यूज किया जाता है वो आपका लेआउट प्लान होता है। तो लेआउट प्लान को आप किस स्केल पर ड्रॉ करोगे? ठीक है, मतलब यहाँ पे चार ऑप्शन जो दिए हैं तो इन्होंने बोला है कौन सी स्केल से कम नहीं होना चाहिए आपका स्केल यहाँ पे। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर है, ये आपको बताया भी है मैंने, क्या आपका होता है 1:500। ठीक है, 1:500 आपका यहाँ पे ये जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया। ठीक है, स्केल का मतलब तो आप समझते होंगे कि जो हम ग्राउंड पे डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं उस डिस्टेंस को आपको मैप पर क्या करना है, प्लॉट करना है। तो क्या होगा, आप जैसे ग्राउंड पे आपने 5 मीटर को मेजर किया है, वो आप मैप पे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका यहाँ पे स्केल कहलाता है। तो लेआउट प्लान के लिए जो स्केल यहाँ पे बोली गई है कि भैया 1:500 से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है a line usually parallel to the plot boundaries and laid down in each case by the authority beyond which nothing can be constructed toward the site boundary। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो अथॉरिटी है उसके द्वारा एक ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है कि जिसके बाद आप कुछ भी नहीं बना सकते हो। तो ऐसी जो लाइन आपकी होती है उसको बिल्डिंग लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिल्डिंग लाइन बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका रहने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई जो बिल्डिंग बाय लॉ हमारे हैं ये कौन सी ईयर में आए थे? हाँ, कौन सी ईयर के अंदर आपके बिल्डिंग बाय लॉ आए थे? ठीक है, तो व्हेन बिल्डिंग बाय लॉ केम इनटू फोर्स, ठीक है, जब से आपका एप्लीकेबल हो गया था कि भैया आपको फॉलो ही करना पड़ेगा बिल्डिंग बाय लॉ को, तो ये चीज याद रखना है, अप्रैल 1984। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है वो करेक्ट आंसर आपका रहेगा अप्रैल 1984। आपका जो बिल्डिंग बाय लॉ है वो आपके क्या हो गए हैं, आपके फोर्सेस हो गए हैं, मतलब ठीक है, मतलब यहां से आपका फॉलो होना चालू हो गया था बिल्डिंग बाय लॉ। आगे बढ़े तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एज अ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग द टर्म इज यूज टू मीन आर्किटेक्चरल हाइजीन। आर्किटेक्चरल हाइजीन की यहाँ पे बात की जा रही है। इसकी बात की जा रही है,
आर्किटेक्चरल हाइजीन की बात की जा रही है। और हाइजीन के लिए आप इनमें से क्या चीजों को नोटिस करोगे, जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा है सैनिटेशन, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर। अब यहाँ पे हाइजीन से अपन क्या समझते हैं, अपन डायरेक्टली यहाँ पे जल्दबाजी में ड्रेनेज को टिक मार्क कर देते हैं, भाई ड्रेनेज से हाइजीन यहाँ पे होता है। नहीं, याद रखना आर्किटेक्चरल हाइजीन की यहाँ पे बात की जाए तो आर्किटेक्चरल हाइजीन का मतलब आपका सैनिटेशन यहाँ पे होता है। क्या होता है? सैनिटेशन आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा आपका, वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ड्यू टू इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, विच गैस गेट स्टक इनटू हाउस, कौन सी गैस आपके हाउस के अंदर स्टक हो जाएगी, और डिजीनेस जो है वो डिजीनेस आपकी यहाँ पे ऑक्यूपेंट जो रहेगा, ऑक्यूपेंट को यहाँ पे डिजीनेस डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिजीनेस, मतलब घबराहट वगैरह आपका जो है वो आपका यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ इम्प्रॉपर वेंटिलेशन है तो ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पा रही, ऑक्सीजन नहीं आ पा रही अंदर, तो ट्रैप्ड कौन सी गैस हो रही होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका रहने वाला है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी ऐसी ही जारी रहेगी। आप देख भी रहे होगे अदर यूनिट्स के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके हो रहे हैं, साथ ही साथ आपके लेटेस्ट सिलेबस पर जो है आपका टेस्ट सीरीज भी आपकी रेगुलरली अपडेट हो रही है। तो आप लोग टेस्ट पेपर को लगाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करोगे, ठीक है, अगर आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको भी पता है कि आपके पास 150 मार्क्स जो है वो एमपीजीके के आपके पास है, 120 मार्क्स आपके पास स्किल डेवलपमेंट्स के हैं। ठीक है, अब अगर आप जिस भी ब्रांच से आ रहे हो उस इंडिविजुअल ब्रांच, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना सिविल की, तो सिविल वालों को थोड़ा सा यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जा रहा है। क्या? यूनिट नंबर 5 जो है वो यूनिट नंबर 10 जो है वो दोनों सिविल के लिए हो गई हैं। ठीक है, मैकेनिकल वालों के लिए भी हो गई हैं वो। ठीक है, वैसे तो यूनिट नंबर 5 सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, बट ये लोग आगे चल के भी इन चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं तो इनको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 हो गया और यूनिट नंबर आपका क्या हो गया? 10 हो गया, तो ये भी आपका प्लस पॉइंट हो गया। तो 150 वो हो गए आपके मार्क्स पार्ट ए का, और 120 मार्क्स आपके स्किल डेवलपमेंट के हो गए, ये हो गए आपके 270। ठीक है, उसके बाद 30 आपके वो मार्क्स हो गए यूनिट 5 का और यूनिट 10 का। ठीक है, तो 60 नंबर आपके वो हो गए हैं। ठीक है, कितने हो गए आपके? 60 नंबर हो गए आपके, तो ये हो गए आपके 330 नंबर। उसके बाद अगर देखें तो वर्कशॉप हो गया आपका, थर्मल साइंस हो गया। अच्छा, एक और चीज आप नोटिस करोगे तो जो यूनिट नंबर 9 आपका है ना, यूनिट नंबर 9 में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपके हो गए और कंप्यूटर आपका हो गया। तो जो पार्ट ए है ना, पार्ट ए के अंदर आईसीटी में आप ऑलरेडी कंप्यूटर पढ़ते हो, तो आपकी 2 यूनिट वहां पे भी कवर अप हो रही है और 2 क्वेश्चन आपको वहां पे अलग से देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको अलग से वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, क्वेश्चंस आप लगाओ। ठीक है, जो टेस्ट पेपर आपको मिल रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न पे आप टेस्ट पेपर को लगाओ। ठीक है, अगर आपने इतना सब कर लिया इस अभ्यास सेशन के अंदर, इस अभ्यास सेशन के अंदर जितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो बहुत अच्छा आपका पेपर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर आपसे बनेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको करके जाना है, इतनी चीजें आपको करके जाना है। ठीक है, इसमें मक्कारी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। अब आप सोचो कि अगर इन चीजों को भी छोड़ के चले जाओ और हमारे नंबर ज्यादा आ जाए तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे डायरेक्टली है कि जैसे विंडो जो आपका होता है ना, ठीक है, विंडो जो आपका होता है तो विंडो की लोकेशन के रिगार्डिंग आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन ये है which of the following rules is used in order to select the location of window। अगर हमें विंडो की लोकेशन को सिलेक्ट करना है तो हम इनमें से कौन से रूल को यहाँ पे फॉलो करते हैं, कौन से रूल को यहाँ पे फॉलो करते हैं? सीधा सीधा याद रख लो कि विड्थ ऑफ विंडो जो हमारी होगी, ठीक है, सीधा सीधा आप यहाँ पे याद रख लो कि आपका विड्थ ऑफ विंडो जो आपका होगा, तो विड्थ ऑफ विंडो इक्वल्स टू 1/8 विड्थ ऑफ रूम प्लस हाइट ऑफ रूम। ठीक है, इसके बेसिस पर हम लोकेशन ऑफ विंडो को क्या करते हैं? लोकेशन ऑफ विंडो को सिलेक्ट करते हैं। किसको सिलेक्ट करते हैं? लोकेशन ऑफ विंडो को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रूल आपको यहाँ पे याद रखना है, डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे अपन आए।
तो यहाँ पे बोला गया है लेंथ ऑफ द हॉर्न, हॉर्न की लेंथ यहाँ पे पूछिए। अब आप ये व्हीकल वाला हॉर्न मत समझ लेना, हॉर्न हॉर्न आपका क्या होता है, जैसे हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की बात करें या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात करें, भाई दरवाजा आप लगाते हो ना, नॉर्मल अपने घर के अंदर जो दरवाजा लगाते हो, अब दरवाजा जो आपका होता है उसके अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलती है, आपको डोर फ्रेम देखने को मिलता है, डोर शटर आपको देखने को मिलता है। तो जो डोर फ्रेम आपका होता है, ऊपर जो पोर्शन आपका एक्स्ट्रा पार्ट निकला होता है डोर फ्रेम से, एक्स्ट्रा पार्ट जो निकला होता है वो आपका हॉर्न कहलाता है। उस हॉर्न की लेंथ आपसे पूछी जा रही है कि भैया हॉर्न की जो लेंथ है वो आपकी लेंथ कितनी होगी। तो याद रख लेना हॉर्न की जो लेंथ आपकी होती है वो 10 टू 15 सेंटीमीटर आपकी होती है। कितनी होती है आपकी? 10 टू 15 सेंटीमीटर होती है। 10 से 15 सेंटीमीटर आपको लेंथ ऑफ हॉर्न देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको? लेंथ ऑफ हॉर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है? द साइंस विच डील विद द साउंड इंसुलेशन इन अ बिल्डिंग इज नोन एज। ठीक है, तो भैया यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर हम साउंड इंसुलेशन से डील कर रहे हैं तो वो साइंस हमारी क्या कहलाती है, वो साइंस हमारी क्या कहलाती है? तो आपको याद होगा कि एनबीसी में मैं बार बार आपको बोल रहा था साउंड एक्वास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको आंसर एक्वास्टिक पे टिक कर देना है। क्या करना है? सी ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। ये सी ऑप्शन जो आपका होगा ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो आपका रहेगा वो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द डायामीटर ऑफ मेन सर्विस पाइप में वेरी फ्रॉम। जो मेन सर्विस पाइप आपका होता है उस मेन सर्विस पाइप का जो डायामीटर आपका होगा वो डायामीटर आपका कितना होना चाहिए? तो मेन सर्विस पाइप का जो डायामीटर होना चाहिए वो 12 से 40 mm होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12 से 40 mm आपका होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये जो हमारे क्वेश्चंस थे, ये जो हमारे क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन हमारे थे बिल्डिंग बाय लॉ से। ठीक है, मैंने आपको वो क्वेश्चंस कराए हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में बनने की। ठीक है, क्वेश्चन तो और भी इस पे बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको भी पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने से अच्छा है कि हम वो क्वेश्चंस लगाएं जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपको इस अभ्यास बैच के अंदर कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये जो बिल्डिंग बाय लॉ हमारा था यूनिट नंबर 10 के अंदर, इसके जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। मैंने इसको मिसलेनियस पार्ट के अंदर रखा हुआ है जैसा मैंने आपको बोला है। ठीक है, अब मिसलेनियस पार्ट के अंदर और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके इंक्लूड किए गए हैं, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, क्लास ओवर।